सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज के हम लोग इस वीडियो में देखने वाले 6 फरवरी 2026 को आप लोग का जो एग्ज़ाम होगा, इसके लिए हम लोग 30 MCQ VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। डायरेक्ट आप लोगों के फाइनल एग्जाम में देखने के मिलेगा, तो इसलिए इस वीडियो को आप लोग बिना स्किप करके देखिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को तब स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग समय नहीं गवाते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर को देखने का प्रयास करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि अर्थशास्त्र का जनक कौन है। तो अर्थशास्त्र का जनक कौन है, तो आप सभी को पता ही होगा, एडम स्मिथ है। क्वेश्चन नंबर दो में पूछा गया है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो व्यक्तिगत इकाई का या आर्थिक समग्र का या राष्ट्रीय आय का, या इनमें से कोई नहीं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाई मतलब यानी कि एक चीज का अध्ययन किया जाता है, और समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है, मतलब संपूर्ण अर्थव्यवस्था का। ठीक, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 कि निम्न में से कौन उत्पादन का साधन है। तो निम्न में से कौन उत्पादन का साधन है। भूमि भी होना चाहिए, श्रम भी, पूंजी भी, इनमें सभी। तो हम लोग किसी भी चीज़ को उत्पादन करेंगे तो इसके लिए ज़मीन होना चाहिए, श्रम यानी कि लेबर होना चाहिए, पूंजी यानी कि पैसा होना चाहिए, तभी तो हम लोग उत्पादन कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कि किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। किसने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। मार्शल, रॉबिन्स, एडम स्मिथ या जे.के. मेहता। तो किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, उसका जो नाम था वो एडम स्मिथ था। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। वो किसके अनुसार, जो ये अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान किसने कहा था, तो ये मार्शल ने कहा था, या पॉल सेमुलसन ने कहा था, या जे.एस. मिल ने, या एडम स्मिथ। तो किसने कहा था, तो उसका जो नाम था वो था मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि अर्थशास्त्र में सब व्यष्टि एवं समष्टि का प्रयोग सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने किया था। किस अर्थशास्त्री ने किया था, तो उस अर्थशास्त्री का नाम हमको बताना है। मार्शल, माल्थस, रेगनर फ्रिस, एडम स्मिथ। तो 6th का राइट आंसर हो जाएगा वो रेगनर फ्रिस। रेगनर फ्रिस ने ही व्यष्टि एवं समष्टि का प्रयोग का नाम को रखा था। क्वेश्चन नंबर 7 कि अर्थव्यवस्था की केंद्र समस्या है। देखो, जो अर्थव्यवस्था है उसमें क्या क्या समस्या है। देखो, क्या उत्पादन हो, तो हम लोग किस भी चीज़ को उत्पादन करेंगे तो हम लोग को समस्या आएगा कि हम लोग क्या उत्पादन करेंगे। उसके बाद हम लोग सोचते हैं कि कैसे उत्पादन करेंगे उस चीज़ को। उसके बाद उत्पादित वस्तुओं का वितरण कैसे हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि किस प्रकार की किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। तो कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं, वो समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित, इनमें से कोई नहीं। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा वो पूंजीवादी हो जाएगा। पूंजीवादी रहेगा तभी तो वो निर्णय ले सकेगा। तो यही आप लोग ट्रिक से समझना है। क्वेश्चन नंबर 9 कि वह वक्र जो आर्थिक समस्या को दर्शाता है, वो वक्र जो आर्थिक समस्या को दर्शाता है उसको उत्पादन वक्र कहते हैं, या मांग वक्र, या उदासीनता वक्र, या उत्पादन संभावना वक्र। तो जो वह वक्र जो आर्थिक समस्या को दर्शाता है उसे हम लोग कहते हैं उत्पादन संभावना वक्र। तो 9 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है। तो अवसर लागत को हम लोग वैकल्पिक नाम क्या है। आर्थिक लागत, संतुलन लागत, या सीमांत लागत, या औसत लागत। तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 में कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 11 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि गोसेन का प्रथम नियम निम्न में से कौन सा है। तो गोसेन का प्रथम नियम निम्न में से कौन सा है। मांग का नियम, या सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, या सम सीमांत उपयोगिता नियम, या उपभोक्ता की बचत। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम। ये प्रथम नियम है, और आप लोगों को पूछा जा सकता है कि गोसेन का दूसरा नियम क्या है। तो उस समय आप लोगों को याद कर लेना है कि सम सीमांत उपयोगिता नियम। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 नंबर कि उदासीन वक्र होता है। तो उदासीन वक्र कैसा होता है ये पूछा जा रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 में तो मूल बिंदु की ओर उन्नोत्तर होता है, या मूल बिंदु की ओर अवनोत्तर होता है, या ए और बी दोनों से ही, या इनमें से कोई नहीं। तो 12 का राइट आंसर आप सभी का होगा, वो हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मूल बिंदु की ओर उन्नोत्तर होता है। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है
कि सम सीमांत उपयोगिता नियम को कहा जाता है। तो इसको हम लोग किस सम सीमांत उपयोगिता को हम लोग क्या कहते हैं? उपयोगिता वृद्धि नियम या उपयोगिता ह्रास नियम या प्रतिस्थापन का नियम या हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो तेरह का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, प्रतिस्थापन का नियम। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में पूछा गया है कि किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकता की पूर्ति की क्षमता को कहते हैं। देखो, मानवीय आवश्यकता, जो मानव का आवश्यकता को पूर्ति किया जा सकता है, उसको उत्पादिकता कहते हैं, उत्पादकता कहते हैं, या संतुष्टि कहते हैं, या उपयोगिता कहते हैं, लाभदायकता कहते हैं। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयोगिता। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 नंबर कि उपभोक्ता का संतुलन उसे बिंदु पर होता है, मतलब उस बिंदु पर होता है, उसे नहीं है, जहां क्या होगा? तो सीमांत उपयोगिता बराबर मूल्य होगा। क्या होगा? तो 15 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कि वास्तु के प्रत्येक अगली इकाई का प्रयोग से सीमांत उपयोगिता क्या होता है? घटती है, बढ़ती है, समान। का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वो घटती है। क्वेश्चन नंबर 17 कि कुल उपयोगिता जब स्थिर होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होता है? देखो, जो कुल उपयोगिता वो स्थिर यानी कि शांत रहता है, तब सीमांत उपयोगिता क्या करता है? शून्य हो जाता है, या धनात्मक या ऋणात्मक या गुणात्मक हो जाता है। तो 17 का ऑप्शन नंबर है वो शून्य हो जाता है, यानी कि 0 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है कि उदासीनता वक्र की ढाल निम्नलिखित में से किसी से मापी जाती है। तो किससे मापी जाती है? किसी नहीं होगा, किसी से। बढ़ती सीमांत प्रतिस्थापन दर से, या सीमांत रूपांतरण दर से, या सीमांत प्रतिस्थापन दर से, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, 18 का राइट आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है, या मैं बता दे रहा हूँ। तो इसका हो जाएगा सीमांत प्रतिस्थापन दर से। क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 कि किस प्रकार की वस्तुएं के मूल्य में कमी होने से मांग में वृद्धि नहीं होती है? अनिवार्य वस्तुएं, आरामदायक वस्तुएं, विलासिता वस्तुएं, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, तो 19 का राइट आंसर आप सभी का जो होगा ऑप्शन नंबर ए, अनिवार्य वस्तु। अनिवार्य वस्तु माने कि जो जरूरी है उस वस्तु का मांग वृद्धि नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20 नंबर कि निम्न में से स्थानापन्न वस्तुएं का उदाहरण। स्थानापन्न मतलब उसके बिना भी चल जाएगा। तो चाय तथा चीनी ये तो नहीं होगा, जूते एवं जुराब भी नहीं होगा, कलम एवं स्याही भी नहीं होगा। लेकिन देखो, चाय नहीं रहेगा तो हम लोग कॉफ़ी पी सकते हैं ना। तो ये एक प्रकार का क्या हुआ? तो स्थानापन्न। पूरक वस्तु यदि पूछा जाएगा इनमें से कौन पूरक वस्तु है, तो पूरक वस्तु के अंतर्गत आ जाएगा सी, कलम एवं स्याही। स्याही के बिना कलम नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21 कि मांग में कमी के निम्नलिखित में से कौन सा कारक है? आय की कमी हो जाएगा, क्रेताओं की संख्या में कमी, उपभोक्ता की रुचि में कमी, या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर, मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, 21 का मुझे लगता है कि ऑप्शन नंबर डी होगा, और यदि डी सही नहीं है तो आप लोग कमेंट कीजिए कि यह सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है कि मूल्य वृद्धि से गिफिन वस्तु की मांग, गिफिन वस्तु की मांग बढ़ती है या घटती है? गिफिन यानी कि घटिया वस्तु। तो घटिया वस्तु की मांग बढ़ जाती है, घट जाती है, स्थिर रहती है, या अस्थिर होती है। तो देखो, 22 का जो होगा ये मूल्य वृद्धि से गिफिन वस्तु की मांग क्या होगी? वो बढ़ जाती है, मतलब ज़्यादा उसको लोग खरीदना शुरू कर देते हैं उस वस्तु को। क्वेश्चन नंबर 23 कि मांग का नियम है। तो मांग का नियम क्या है? तो गुणात्मक कथन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है कि इकाई से कम मांग की लोच को निम्नलिखित में से कौन प्रदर्शित करता है? आवश्यक वस्तु, आरामदायक वस्तु, विलासिता वस्तु, या उपयुक्त सभी। तो 24 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा, ए यानी कि आवश्यकता वस्तु। क्वेश्चन नंबर 25 कि मांग की लोच कितने प्रकार की होती है? जो मांग की लोच है वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार, 5 प्रकार, 6 प्रकार, 7 प्रकार। तो ये जो मांग की लोच है वो एक प्रकार का 5 प्रकार की होती है, समझ लें। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26 नंबर। तो 26 नंबर में पूछा गया है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में 40% की कमी के कारण मांग में 60% वृद्धि हो तो मांग की लोच क्या होगी? तो इसको आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आएगा। तो बी में क्या देगा? तो -0.5। क्वेश्चन नंबर हम लोग 27
और आप लोगों को नोमेरिकल क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। मैं अगला वीडियो में कोशिश करूंगा कि मैं नोमेरिकल वीडियो बनाऊंगा यदि आप लोगों का सपोर्ट रहा तो। क्वेश्चन नंबर 27 कि आयताकार आती प्रलय में मांग वक्र निम्न में से क्या दिखलाता है। तो क्या दिखलाता है, पूर्णतया बेलोचदार मांग, पूर्णतया लोचदार मांग, या इकाई मांग लोचदार, या इनमें से कोई नहीं। तो 27 का जो राइट आंसर होगा वो आप लोग कमेंट में कीजिए, ठीक है। ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा है इसलिए मैं आप लोगों को नहीं बता पा रहा हूँ, ठीक। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28 कि यदि उपभोक्ता की आय वृद्धि से एक्स की मांग कम हो जाती है, तो एक्स की जो मांग वो कम हो जाती है तो एक्स होगी, तो क्या होगी, तो घटिया वस्तु हो जाएगा, ठीक। घटिया यानी कि गिफिन वस्तु। क्वेश्चन नंबर 29 कि यदि मूल्य में परिवर्तन के बावजूद मांग की मात्रा में कोई परिवर्तन ना हो तो यह स्थिति है, तो यह स्थिति क्या होगा, तो शून्य कीमत लोच की होगा। क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट क्वेश्चन कि इनमें कौन वक्र पहले बढ़ता है फिर स्थिर होकर घटना आरंभ करता है, तो इसको हम लोग कहते हैं एएपी भी होगा, एमएमपी भी होगा, टीपी भी होगा, तो इनमें से सभी हो जाएगा। तो मैंने आप लोगों को पार्ट 1 आज बता दिया हूँ। यदि आप लोगों का इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट रहा, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो मैं अगला वीडियो आप लोगों के लिए पार्ट 2 भी लाऊंगा। और हम लोग 30 तक कर चुके हैं तो अब 31 से हम लोग 60 तक करेंगे, ठीक। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।